यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एडवांस 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन समझते हैं एक बार क्या कहता है क्वेश्चन और फिर इसको सॉल्व करेंगे। A conducting loop in the shape of a right-angled isosceles triangle of height 10 centimeter is kept such that 90-degree vertex is very close to an infinitely long conducting wire. The wire is electrically insulated from the loop. यानी कि कोई रिश्तेदारी जो है नहीं है वायर की लूप से। ठीक बात है, fair enough. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. ये hypotenuse और ये वायर आपस में parallel हैं. Current in the triangular loop is in counterclockwise direction. Counterclockwise का मतलब घड़ी के मूवमेंट के ऑपोजिट and increased at a constant rate of 10 ampere per second. यानी कि जो रेट है करंट के इंक्रीज होने का di/dt वो दिया है लूप के अंदर जो करंट के चेंज होने का रेट है that is 10 ampere per second. Which of the following statements is आर ट्रू? स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड ईएमएफ का एडिशनल ईएमएफ इतना जनरेट होगा, एडिशनल ईएमएफ रोटेशन से। इंड्यूस करंट इन द वायर ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन पूछा है, इंड्यूस करंट का वायर के अंदर। रिपल्सिव फोर्स पूछा है, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां हो क्या रहा है कि इसमें इस लूप में, इसको लूप कह रहे हैं, इसको वायर कह रहे हैं, लूप ए वायर है। तो लूप में करंट जो है चेंज हो रहा है। तो लूप में करंट चेंज होने से क्या होगा, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है अंदर और बाहर, वो दोनों चेंज होंगे। सबने कहा हाँ सर सही बात है। यदि ये लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होने वाला है, और इस लूप के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होने वाला है। ये बात सबको मालूम है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जा रही होंगी। करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा अंदर और बाहर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस वायर के थ्रू जो पास होने वाली फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस होगा ईएमएफ, और कंडक्टिंग वायर है तो वहां पे करंट भी डेवलप हो सकता है। तो मैं यही करता हूं कि इसकी वजह से फ्लक्स निकाल लेता हूं इसका, और फ्लक्स निकाल लूंगा, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस मिल जाएगा। लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है इसकी वजह से बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या किया जाए? तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बात यहाँ पे हो रही है, जो यहाँ पे घटना घट रही है, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। कि यार इसके करंट के चेंज होने से उसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। और जब म्यूचुअल इंडक्शन दो बॉडीज के बीच में होता है तो उनके कॉम्बिनेशन का एक म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट होता है, और फाई की वैल्यू जो है उसे एम आई के बराबर होती है। फाई 2 को मैं I1 लिख सकता हूं M12, और मैं फाई 1 को लिख सकता हूं M12 I2। कि इसमें करंट चेंज, पहले में करंट चेंज से दूसरे का फ्लक्स, या पहले का फ्लक्स दूसरे के करंट से, ये रिलेटेड होता है एक कांस्टेंट से, जो कांस्टेंट उसके फिजिकल डायमेंशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो मेरा सबसे पहले एम क्या होगा कि मैं इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले से करूं चाहे मैं इस फॉर्मूले से करूं। तो मैं यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। यहां लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ एम। कैलकुलेशन ऑफ एम, तो वो आसान कैसे रहेगा कि मैं इसमें करंट के द्वारा इसमें फ्लक्स निकाल लूं, तो वो मेरे लिए आसान होने वाला है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट है लेट्स से I के बराबर। मैंने मान लिया I इनफाइनाइट कह देते हैं इसे, I इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट वायर में करंट। यहां ये लूप है हमारे पास लाइक दिस। ये वाली जो डिस्टेंस है ये h के बराबर है, h के बराबर है। तो यहां से x डिस्टेंस पर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, इस तरीके से एक एलिमेंट लेता हूं इस शेप का, और ये डिस्टेंस है यहां से x के बराबर, और ये विड्थ है आपके पास dx के बराबर। इस छोटे से एलिमेंट में पास होने वाला फ्लक्स इस वायर की वजह से कितना होगा, तो मैं लिखूंगा छोटा सा फ्लक्स d फाई लूप
डी फाई लूप इज इक्वल टू, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय x इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक ऐसे लाइन बना दीजिए परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 था तो ये आधा आधा हो जाएगा 45 45, ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये 45 ये 45, इसका मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है आपस में बराबर हैं, तो ये यदि x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास x के बराबर, और ये x है, ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x के बराबर। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा एलिमेंट का 2x के बराबर, इसका विड्थ कितना है dx के बराबर, तो 2x dx जो है यहाँ पे मिल जाएगा 2x dx। इसको आप सॉल्व करिए, 2 और 2 4 से 4 गया, x से x गया, सो डी फाई लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट i इनफाइनाइट बाय पाई, और यहाँ पे आ जाएगा dx, इंटीग्रेट दोनों तरफ आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि फ्लक्स थ्रू द लूप इज इक्वल टू, यहां मिल जाता है आपको, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर आप लिख सकते हैं इसे, तो ये 1/10 इसे लिख सकते हैं। सो म्यू नॉट i इनफाइनाइट बाय 10 पाई, म्यू नॉट i इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 10 पाई। तो भैया देखिए आप इसे, ये फाई एक के करंट से दूसरे में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या है आपके पास, म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट, म्यू इनफाइनाइट लूप में इसे कह सकता हूं कि लूप और इनफाइनाइट वायर का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, और इस म्यूचुअल इंडक्शन जो है एक दूसरे के फ्लक्स और करंट को रिलेट करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसकी हेल्प से, मैं लिखूंगा फाई इन द फ्लक्स इन द इनफाइनाइट वायर इज इक्वल टू M12 इनटू करंट इन द लूप, मैं ये लिख सकता हूं, सही बात है, ठीक है। ये एक ब्रिज है बेसिकली जो इनको और इनको जोड़ता है और इनको जोड़ता है सेम तरीके से। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी फाई इनफाइनाइट बाय dt का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू M12 जो कि कांस्टेंट है इनटू di लूप बाय dt। तो ये वैल्यू निकाल चुका हूं मैं ऑलरेडी, म्यू नॉट अपॉन 10 पाई, और ये करंट के चेंज होने का रेट 10 एम्पियर पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से 10 चला गया, म्यू नॉट अपॉन पाई जो है आपको मिल जाता है वोल्ट में आंसर डी फाई इनफाइनाइट बाय dt, ठीक, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज दिस मच वोल्ट, बिल्कुल ठीक हो जाता है, सबने कहा सही है, सही है। If the loop is rotated at a constant angular speed above the wire, an additional EMF of this much volt is induced in the wire. यदि लूप को घुमा दिया जाता है, तो लूप को घुमाने से मुझे एक बात बताइए आप कि क्या ये चेंज होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आप इस लूप को घुमाएंगे तो किसी भी ओरिएंटेशन में आप देखें फ्लक्स उतना ही रहेगा, आप कितना भी इसके आसपास घूम लीजिए, आप चाहे इधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए, लेकिन हमेशा जो पोजीशन है इस वायर के रेस्पेक्ट में वो सेम रहने वाली है, बिकॉज वायर है ही ऐसा, वायर का शेप ही ऐसा है, आप किधर भी चले जाइए सेम ओरिएंटेशन मिलने वाला है, सेम फ्लक्स पास होगा और सेम करंट की वजह से तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट आपको सेम मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि ये ईएमएफ भी सेम आपको मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा रोटेशन से। तो बी वाला ऑप्शन जो है आप इसे गलत कर सकते हैं, एडिशनल कोई ईएमएफ वहां पे डेवलप नहीं होगा रोटेशन से। सी पार्ट कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनस। अब ये चेक करना है, अब असल में क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लूप के अंदर, अंदर बाहर की तरफ है, सॉरी बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा करंट डेवलप होना चाहिए जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करे। तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट यदि इसमें डेवलप हो जाएगा तो ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ डेवलप करने लगेगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा और फ्लक्स भी जो है वो इंक्रीज का जो है उसका अपोज हो रहा होगा।
इस वायर में करंट का डायरेक्शन होगा ये, और इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो सेम डायरेक्शन होने वाला है हाइपोटेनस में और इस इनफाइनाइट वायर में। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट वाला जो है पार्ट गलत है, सेम डायरेक्शन लिखना चाहिए था। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल रिपेल करेंगे। देखिए ये इसमें फ्लक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कह सकते हैं इसकी वजह से इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यदि करंट डिक्रीज होता तो ये इसको पास बुला रहा होता। एक तरीका तो ये इसको बताने का। दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं आप कि इन इंडिविजुअल वायर्स पर आप फोर्स देख सकते हैं, इन इंडिविजुअल वायर्स पर आप फोर्स देख सकते हैं। इन दोनों वायर्स पर फोर्स लगेगा ऐसे ऐसे, और इस वायर पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इनका डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स ओवर पावर कर देगा इस वाले फोर्स को, तो नेट जो है आपको रिपल्सिव फोर्स मिलने वाला है। तो ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए और डी। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों, जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों, एज सुन एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगला सवाल हमारे पास है ये, 2017 में आपसे पूछा गया था, a source of constant voltage V is connected to a resistance R and two ideal inductors L1 and L2 through a switch. As shown, there is no mutual inductance between the inductors. इनके बीच में कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये अनजान है एक दूसरे से, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है। The switch is initially open and the switch is closed at t is equals to 0 and charge begins to flow, current begins to flow. Which of the following options are correct? तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम L1 में इतना करंट जाएगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम L2 में इतना करंट जाएगा, रेशियो ऑफ करंट L1 L2 फिक्स्ड है एट ऑल टाइम्स, एंड t इज इक्वल टू 0 पे करंट जाएगा इतना। तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर ये
जो इंडक्टर्स हैं ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करते हैं। डीसी सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो डीसी सप्लाई में ये t बराबर 0 पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये t बराबर 0 पे यदि मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो आपको डायग्राम मिलेगा कुछ ऐसे, ये प्लस माइनस, ये आपके पास रेजिस्टर है R और ये आपके पास सर्किट ऐसा आपको इक्विवेलेंट मिलने वाला है। तो सर्किट ही ढंग से क्लोज नहीं हुआ है तो मैं कह सकता हूं करंट कितना जाएगा, 0 के बराबर करंट आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन जो आपसे कह रहा है कि करंट रेजिस्टर के थ्रू इतना जाएगा, वो गलत है। डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इन लॉन्ग टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम पे क्या होता है, स्टेडी स्टेट जब रीच हो जाती है एट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कि जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो ये इंडक्टर एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करते हैं, एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां देखिए आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो है कैसा हो जाएगा, एक रेजिस्टर है R, यहाँ पे एक बैटरी है और ये दोनों जो है एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो दो प्लेन वायर लगाऊं चाहे एक प्लेन वायर लगाऊं, बात बराबर है, इसका रेजिस्टेंस भी 0, इसका रेजिस्टेंस भी 0, इनका इक्विवेलेंट भी 0। तो यहाँ पे करंट जो है फ्लो होने वाला है I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R जो है करंट यहाँ से फ्लो होगा रेजिस्टर से, और मैं मान लेता हूं इसमें करंट यदि I1 के बराबर है, इसमें करंट I2 के बराबर है, तो हम ये बात जानते हैं कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर होगा। सो L1 di1 by dt is equal to L2 di2 by dt। 0 ये dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो L1 I1 जो है आपको मिलेगा L2 I2 के बराबर। तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन है। तो I1 by I2 की जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ L2 by L1 के बराबर होगी। तो करंट की वैल्यू हमेशा L2 by L1 के बराबर होने वाली है, विच इज कांस्टेंट। तो करंट्स का रेशियो इसमें बराबर रहेगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो था कि L1 L2 के बीच में जो करंट का रेशियो है वो सेम रहेगा एट ऑल टाइम्स, तो सी ऑप्शन सही आ जाता है। अब देखिए भाई रेजिस्टेंस में भी सेम होता था, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो रेजिस्टेंस की तरह इनमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेजिस्टेंस की तरह करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में होते हैं वैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो I1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी टोटल करंट I व्हिच इज V अपॉन R इनटू सामने वाला इंडक्टर L2 डिवाइड बाय टोटल इंडक्टेंस L1 प्लस L2। सिमिलरली आप यहां कह सकते हैं कि I2 की जो वैल्यू होने वाली है I2 इज इक्वल टू टोटल करंट V बाय R इनटू सामने वाला इंडक्टर L1 डिवाइड बाय टोटल L1 प्लस L2। सो I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू आपको मिल जाती है। यदि आपको ये वाली ट्रिक नहीं पता है तो आप ये कह सकते हैं कि V बाय R जो है इसके बराबर है I1 के बराबर, I1 प्लस I2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाती है यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने से आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे ए और बी ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। देख सकते हैं VL2 अपॉन R L1 प्लस L2 और ये V बाय R इंटू L1 बाय L1 प्लस L2। ठीक है, तो ए बी सी हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन एडवांस 2017 में आपसे पूछा गया था। सवाल क्या कहता है एक बार सुनिए। A circular insulated copper wire loop is twisted to form two loops of area A and 2A as shown in figure. At the point of crossing, the wire remains electrically insulated from each other. The entire loop lies in a plane of the paper. The uniform magnetic field B points into the plane of the paper at t is equal to 0. The loop starts rotating about the common diameter as axis with a constant angular velocity omega in the magnetic field. Which of the following options are correct? सवाल समझा देता हूं आपको कि एक लूप है, बड़ा लूप है, उस लूप को ऐसे ट्विस्ट किया जाता है नीचे से कि वो एक पार्ट A और एक पार्ट 2A बन जाता है, और फिर उस लूप को एक प्लेन में रखकर, एक प्लेन में होता है पूरा लूप का जो स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो भी एक प्लेन में रहता है और उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया जाता है। तो आपको बताना ये है कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे। पहला ऑप्शन है EMF induced in the loop is proportional to sum of the areas of two loops. Amplitude of the maximum net EMF induced due to the both loops is equal to the amplitude of maximum induced in the smaller loop alone. The net EMF induced due to the loops is proportional to cos omega t. The rate of change of the flux is maximum when the plane of the loops is perpendicular to the plane of the plane.
तो सवाल जो है काफी ज्यादा इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा वर्ड से प्रॉब्लम होती है, लोग डर जाते हैं देखते ही, अरे यार ये तो इतना बड़ा सवाल जो है कैसे होगा। तो चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमारे पास एक लूप है, इस तरीके से कंप्लीट लूप है, मैं दिखा देता हूं आपको कुछ इस तरीके से। एक लूप है लाइक दिस, ठीक है, ये शेप कैसा भी हो सकता है लूप का ना। तो इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं, बाहर की तरफ मैं मान रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होने वाला है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट का भी एरिया वेक्टर बाहर, नीचे वाले पार्ट का भी एरिया वेक्टर बाहर। अब क्या करते हैं कि इस लूप को मरोड़ देते हैं, ऐसे मरोड़ दिया। तो अब क्या होगा, मरोड़ने के साथ साथ एरिया वेक्टर भी रोटेट होने वाला है। पहले दोनों का एरिया वेक्टर बाहर बाहर था, अब एरिया वेक्टर जो है एक का बाहर एक का अंदर हो जाता है। ठीक, समझ गए। इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो अंदर की तरफ है। तो एरिया वेक्टर्स फ्लिप हो चुके हैं। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाले लूप का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर है लाइक दिस, और नीचे वाले लूप का जो एरिया वेक्टर है वो अंदर की तरफ है। अब क्या करते हैं कि इसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है इस तरीके से रोटेट किया जाता है लाइक दिस। तो हमें इसमें प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करना है कितना कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि t बराबर 0 पर ये सिचुएशन है और ये थीटा एंगल घूम जाते हैं, थीटा एंगल घूम जाते हैं ऐसे, थीटा एंगल घूम जाते हैं ऐसे। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एरिया वेक्टर जो है वो रोटेट हो चुका है, ऊपर वाले लूप का एरिया वेक्टर ऐसे आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला लूप जो है वो थीटा एंगल बना रहा होगा, और नीचे वाले लूप का जो फ्लक्स होगा वो मैं लिख सकता हूं कि B मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इज 2A इंटू कॉस थीटा होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये फ्लक्स होगा नीचे वाले पार्ट की वजह से। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसका एरिया वेक्टर थीटा जो है डिफ्लेक्ट हो गया है, तो कॉस ओमेगा टी यहां पे हम लिख देंगे। अब बात करें ऊपर वाले एरिया की, तो ऊपर वाले एरिया के लिए मैं लिख सकता हूं कि एरिया वेक्टर बिल्कुल फ्लिप हो चुका है, तो उसका फ्लक्स जो है वो माइनस में आएगा, B इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा BA कॉस ओमेगा टी। और आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि t बराबर 0 पर cos की वैल्यू जो है 1 के बराबर है और टोटल फ्लक्स पास हो रहा है B इंटू ए के बराबर, जो सही भी है कि यहाँ t बराबर 0 पर आप देखें नीचे वाले का जो फ्लक्स है वो 2B इंटू ए के बराबर है और इसका फ्लक्स है माइनस B इंटू ए, तो टोटल फ्लक्स जो है B इंटू ए के बराबर हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये cos ओमेगा टी सही लिखा हुआ है हमने। अब इसको डिफरेंशिएट यदि करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यदि आप देखें तो आपको मिलेगा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिलने वाली है। अब एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। EMF induced in the loop is proportional to the sum of area of the two loop। क्या इनके एरिया के समीशन का के प्रोपोर्शनल है? इनके एरियाज का समीशन यदि बात करें तो A और 2A 3A होता है, क्या ये 3A के प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब A ऑप्शन जो है वो गलत है। B ऑप्शन की बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट EMF induced due to the both the loops is equal to the amplitude of the maximum EMF induced in the smaller loop alone। तो यहां देखिए मैक्सिमम EMF कितना हो सकता है, मॉड E मैक्स कितना हो सकता है आपके पास BA ओमेगा के बराबर, और छोटे वाले लूप में फ्लक्स ये है, तो छोटे वाले लूप का जो इंड्यूस्ड EMF का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, वो भी BA ओमेगा के बराबर ही हो सकता है। तो बी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही लिखा है, बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। द नेट EMF induced due to both the loops is proportional to cos ओमेगा टी। बिल्कुल ठीक है
कि नेट ईएमएफ जो है वो cos ओमेगा टी की प्रोपोर्शनल, ना 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 ना, गलत लिख दिया हमने ये, तो ये गलत है, cos ओमेगा टी की नहीं, sin ओमेगा टी की प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। डी वाला पार्ट बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स व्हिच इज ईएमएफ इंड्यूस्ड is maximum when the plane of the loops is perpendicular to the plane of paper। तो प्लेन ऑफ पेपर के जब परपेंडिकुलर हो जाते हैं लूप, तो कह रहे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम होता है। ये बात हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि ये cos ओमेगा टी है फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ में sin ओमेगा टी है। sin ओमेगा टी मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर हो। तो 90 डिग्री, यहां पे ये 0 डिग्री था, इनिशियली 0 डिग्री था, तो 0 से जब 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे तो कह सकता हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो रहा होगा। और 90 डिग्री घूमने का मतलब है कि ऐसे 90 डिग्री घूम गए, इसका मतलब प्लेन के, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर हम आ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर प्लेन के जब हो जाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा होगा। तो डी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही हमें मिल जाता है। तो बी और डी इसके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एडवांस 2016 में पूछा गया था। दो इंडक्टर हैं L1 L2, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, और एक और रेजिस्टर है, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं पैरेलल में 5 वोल्ट की बैटरी से। तो ये बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसा है कि हमारे पास इंडक्टर 1 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम के बराबर। दूसरा इंडक्टर 2 कितना है? 2 मिली हेनरी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम के बराबर। एक और रेजिस्टर है 12 ओम के बराबर। ये सब कनेक्टेड है 5 वोल्ट की बैटरी से। तो हमसे पूछा गया है क्या? कनेक्टेड इन पैरेलल, the circuit is switched on at t is equal to 0, the ratio of maximum to the minimum current drawn from the battery is। तो बैटरी से मैक्सिमम करंट कब होगा, मिनिमम करंट कब होगा? तो एक बात मैं जानता हूं कि t is equal to 0 पर ये जो इंडक्टर हैं ये मना कर देंगे बिल्कुल कि भाई करंट तो होना ही नहीं चाहिए, करंट तो 0 के बराबर हम फ्लो होने देंगे अपने अंदर से। तो t बराबर 0 पर क्या होता है बेटा? ये जो है, ये जो एंड्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और ये रेजिस्टर जो है बेकार हो जाएंगे। यहाँ पे ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 3 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है। इक्विवेलेंट सर्किट है ना, असली में ऐसा नहीं होगा कि ये रिट्रैक्ट हो जाएंगे और ये हट जाएंगे, दिखेंगे नहीं हमको बस ये, बट ये इक्विवेलेंट सर्किट है जो आपको समझने में हेल्प करता है। ये आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है। तो भाई मैं कह सकता हूं यहां से करंट जाएगा और इस तरीके से फ्लो होने वाला है। सिर्फ राइट मोस्ट जो आपके पास लूप है उसमें करंट फ्लो होगा, और करंट की वैल्यू कितनी होने वाली है? I is equal to 5/12 एम्पियर। अब आप देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जब पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट उनके सबसे मिनिमम रेजिस्टर से भी छोटा आता है। तो यदि यहाँ पे 3, 4 और 12 ओम के रेजिस्टर लगे हैं, यदि ये पैरेलल में कंबाइन हुए तो 3 ओम से भी ज्यादा छोटा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है 12 ओम है, यानी कि सबसे मैक्सिमम है। तो ये करंट जो है वो मिनिमम रहा होगा, सबसे मिनिमम करंट इतना ही पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज यदि एक भी रेजिस्टर यहाँ पे काम कर गया तो ये पैरेलल में लगने से जो रेजिस्टेंस है और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा पैरेलल की वजह से। ठीक है, अब बात करें स्टेडी स्टेट पर, स्टेडी स्टेट की बात करें। स्टेडी स्टेट पर ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहे होंगे तो ये 3 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है, और ये हमारे पास 12 ओम है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। 12, 4, 3, 1, 3, 7, 8, 2, 3, 3/2 आपको मिल जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/2। और मैंने कहा भी था कि ये तीनों यदि पैरेलल में जुड़ गए तो रेजिस्टेंस इनके सबसे छोटू से भी छोटा आएगा, 3 से भी छोटा, 3/2 आ चुका है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से करंट आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3/2, तो आपको मिल जाएगा 10/3। तो आपको रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम करंट का। सो इट्स 10/3 डिवाइडेड बाय 5/12। तो 5 से गए 2 बार, 3 से गए 4 बार, 4 दूनी 8, 8 आपको मिल जाता है रेशियो।
आंसर भी हमारा यही है 8 के बराबर। ठीक है,